वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट्स यानी क्या? तो ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद बोथ साइड का टोटल इक्वल होने के बाद यदि मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशंस और मिलती हैं तो उन्हें कहाँ लिखा जाए, तो उनका प्रॉपर प्लेस होता है ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखना। ये देखो, ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये टोटल इक्वल हो गया। अब टोटल इक्वल हो गया और इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अभी भी मिल रही हैं। किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं? ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू क्लोजिंग स्टॉक है कि सब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इतने रुपए से किया गया है, या फिर इतने डेटर्स इतने देनदारों ने पैसे नहीं दिए हैं, या इन पर बेडिट्स प्रोविज़न 5% से बढ़ाकर 7.5% करना है। सो दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर टू बी स्टेटेड एज एडजस्टमेंट। इन्हीं को समायोजनाएं भी कहा जाता है। अब ये समायोजना, पहले आप एक एक समायोजना एडजस्टमेंट को समझिए कि किस तरह से किसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, यानी कि आइटम वाइज जो है उन्हें कहाँ लिखा जाएगा। जनरली एडजस्टमेंट की दो जगह पे एंट्रीज होती है, मतलब दो जगह पे लिखा जाता है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा और बैलेंस शीट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। हालांकि एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं ग्रेजुएशन बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो आपको बताया जाता है कि कम से कम दो जगह तो एंट्री लिखनी है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 जगह पे एंट्री आएगी। वो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि एडजस्टमेंट की 2 जगह पर एंट्री होंगी। कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए अब आइटम वाइज देखिए, एक एक आइटम हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया या अंतिम स्कंध भी कहा जाता है। अब इसे समझिए। क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ, कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस के अंदर, जब वो टोटल इक्वल कर रहे थे हम, उनमें से आइटम में से एक है, तो इस एसेट क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट्स यानी बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। कहाँ पर? यदि मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक जो है कहाँ पर दिया है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट की एसेट संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। और यदि मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा जाएगा। एक बार फिर, ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट्स में। और यदि मान लीजिए एडजस्टमेंट में है ट्रायल बैलेंस के बाहर, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है तो एडजस्टमेंट है वो, हाँ, ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में है क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट में एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम हो उस पर वैल्यूएशन किया जाता है। सपोज क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट प्राइस 35,000 है और उसकी कॉस्ट प्राइस है 28,000 है, तो दोनों में कम क्या है? 28,000। तो 28,000 अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में? एक बार फिर बता दें, ट्रायल बैलेंस के अंदर है यदि क्लोजिंग स्टॉक, तो बैलेंस शीट की एसेट्स में, और यदि बाहर है, बाहर का मतलब एडजस्टमेंट में है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। समझ में? चलिए, द नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर अनपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अनपेड एक्सपेंसेस। ये किस तरह का अकाउंट होते हैं?
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी प्रतिनिधित्व वाले व्यक्तिगत श्रेणी के लेखे। कैसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? यदि मान लीजिए बिजनेस में 10, 20 या उससे ज़्यादा या एक व्यक्ति की भी सैलरी या वेजेस देना बाकी है, अनपेड है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स को शो कर रहा है ना कि ये उनकी सैलरी है या उनकी वेजेस है। ये अब चूँकि आपका आप देख पाएंगे उसमें कि यदि इंडिविजुअल्स की बात आती है तो पर्सनस है, और पर्सनस है तो पर्सनल अकाउंट है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वेजेस हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अर्न है, अनअर्न है, ये चारों आइटम्स हैं। एक बार आपको बताया भी था कि जो पेमेंट कर दिया, ठीक है, जो भुगतान कर दिया वो पेड यानी दत्त है, जो भुगतान कर दिया वो दत्त है, जो नहीं किया वो अदत्त है। जो भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया वो दत्त है, जो नहीं किया वो अदत्त है, जो मिल गया वो प्राप्त है, जो नहीं मिला वो अप्राप्त है। ठीक है, और जो अप्राप्त है वो प्राप्य है, जो अप्राप्त है वो प्राप्त है, मीन्स रिसीवेबल है। तो जो नहीं मिला वो अप्राप्य है, और जो प्राप्य है वो रिसीवेबल है, जो रिसीवेबल है वो अर्न है, जो अर्न है वो अक्रूड है। क्लियर है ये? चलिए, तो अब आप देखिए जरा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनपेड एक्सपेंसेस को किस तरह से लिखा जाता है। इसकी दो तरह से एंट्री की जाती है। कैसे? एट द, पहले इसकी एंट्री, ये जो चार आइटम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, इसकी एंट्री भी करनी है आपको रिवर्सल एंट्री। ठीक है, मतलब एक जनरल एंट्री और रिवर्सल एंट्री, अदरवाइज बाकी जो आइटम रहेंगे उनकी एक ही तरह से एंट्री होनी है। चलिए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में क्या एंट्री होगी? तो ये एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी व्यय लेखा डेबिट और अदत्त व्यय लेखा से। यदि मान लीजिए एक्सपेंसेस रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, तो आप क्या लिख देंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, या फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। क्लियर है ये? और नेक्स्ट डे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पता नेक्स्ट ईयर में, हाँ बिगिनिंग, तो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी? रिवर्सल एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर है ये? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। आ रहा समझ में? अच्छा, अब यदि मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए, अदत्त व्यय जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखे गए हैं, तो इसे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है? कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अच्छा, और यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए गए हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तो लिखा ही जाएगा, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट जिसका वो एक्सपेंसेस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिलेवेंट एक्सपेंसेस में प्लस कर दिया जाएगा। क्लियर है ये? यदि मान लीजिए किस तरह से प्लस कर दिया जाएगा उसे आप देखिए। ठीक है, यदि मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक, अब देखिए किस तरह से, ये आपका क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और बहुत सारे आइटम्स बने हुए हैं, हम सिर्फ शो किसको कर रहे हैं? वेजेस को, आउटस्टैंडिंग वेजेस को। तो सपोज 2 वेजेस हमने लिखा 10,000, और मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो है 2,000।
तो ये 2000 हम लिखकर इस तरह से अमाउंट के कॉलम में 12,000 हम बाहर लिख देंगे। अरे समझ में। और यदि क्वेश्चन में ये वेजेस दी ही नहीं है तो फिर किस में ऐड करेंगे? तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आपको सेपरेटली टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 बाहर अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। अब ये नहीं कि वेजेस नहीं दी तो हम लिखेंगे ही नहीं कि भाई हम ऐड किस में करें। यदि वेजेस नहीं दी है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस बस लिखा हुआ है, तो आप डेबिट में लिख दीजिए, ऐड करने की फिर ज़रूरत नहीं, डेबिट बस करना है। तो डेबिट में क्या लिख देंगे? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इज इट क्लियर? यदि सैलरी हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी, उसका भी यही हाल होगा। कैसे कि सैलरी है तो सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज कर दी। यदि मान लीजिए आपको सैलरी नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आप डेबिट में आप जाइए और लिख दीजिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर एक बार फिर से देखें, वो जर्नल एंट्री तो आपको करनी है। जर्नल एंट्री क्या आती है? एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। और नेक्स्ट ईयर की मान लीजिए जनवरी 1 है तो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में जो आप क्या कर देंगे? रिवर्सल एंट्रीज करेंगे। रिवर्सल एंट्री क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। और यदि एडजस्टमेंट की बात करें कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहा जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग यदि एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर हैं तो रिलेवेंट एक्सपेंसेस में आपके ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। और बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तो लिखा ही जाएगा। अगर समझ में। चलिए द नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग के बाद में नेक्स्ट आता है प्रीपेड ही होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली आउटस्टैंडिंग फिर प्रीपेड, अक्रूड, अनर्न, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए इसको आप यूँ ही देख लीजिए किस तरह से एंट्रीज होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जो असमाप्त व्यय हैं, पूर्वदत्त व्यय हैं या फिर एडवांस पेमेंट भी कहा जाता है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये बैलेंस शीट के एसेट्स का आइटम है और इनके डेबिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, पूर्वदत्त व्यय लेखा डेबिट व्यय लेखा से। जनरली आप देखेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस का ही ज़्यादा होता है, इंश्योरेंस का अपने GIC का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट जो वो ज़्यादा पेमेंट करते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादा क्यों कर देते हैं? क्या कर नहीं रहती कि ढंग से करें उसको। तो वो जनरली इस तरह से होता कि मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट हुआ जनवरी 1 को, ठीक है, और इंश्योरेंस की प्रोसेस और ये सब करते करते मान लीजिए 1 मार्च आके 2 महीने आपके चले गए। अब जब इंश्योरेंस कंपनी है जब प्रीमियम लेगी तो वो 1 मार्च से नेक्स्ट ईयर के 28 फेब तक का ही लेगी। वो ऐसा नहीं कहेगी कि साहब जनरली 1 ईयर की पेमेंट लेते हैं प्रीमियम, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे साहब एक काम कीजिए इस बार 10 महीने कह दीजिए, नेक्स्ट ईयर से अपन फिर रोलिंग में आ जाएंगे, जनरली जैसा बिजनेस में कहा जाता है। तो ये रोलिंग वगैरह कुछ नहीं, ये 1 ईयर यानी 12 मंथ्स कंप्लीट का वो इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे। तो 1 मार्च से नेक्स्ट 28 का आपने उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेमेंट किया। आपने बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 1 को, तो क्लोज कब हो रहा 12 मंथ्स आपके 31 दिसंबर को। आप जब 31 दिसंबर को आप क्लोज कर रहे हैं 1 मार्च से लेकर प्रीमियम हुआ आपका 10 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का क्या कहलाने लगेगा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जनरली इंश्योरेंस प्रीमियम का ही प्रीपेड होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की आपने एंट्री क्या कर देंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस की एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, और नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर है ये? प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या किया जाएगा? तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम रहता है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो डेबिट में प्रीपेड इंश्योरेंस को रिलेवेंट एक्सपेंसेस में से माइनस किया जाएगा। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपने लिखा हुआ है टू इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 और मान लीजिए आपका 400 रुपीज़ का
या 800 रुपीज़ का जो है प्रीमियम आपने प्रीपेड किया तो लेस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, जैसे प्लस किया था आउटस्टैंडिंग तो लेस करेंगे आप क्या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और जो अमाउंट है वो माइनस करके नेट अमाउंट बाहर अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। प्रीपेड यदि आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है तो बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा, और यदि बाहर एडजस्टमेंट में दिया गया है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में तो आएगा ही, साथ में रिलेवेंट एक्सपेंसेस के जो आइटम हैं उसमें से माइनस किया जाएगा। और यदि रिलेवेंट एक्सपेंसेस ना दिया तो ऐसा नहीं होगा, फिर आप माइनस किस में से करेंगे, ठीक है। तो रिलेवेंट एक्सपेंसेस भी आपको दिया जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट है आपका अक्रूड, अर्न भी कहते हैं इसको, ये हमारी इनकम की तरह है। उपार्जित आय मतलब क्या कि यदि हमने सर्विस प्रोवाइड की है लेकिन अभी तक हमें अमाउंट नहीं मिला है, या जनरली डिस्काउंट है, डिस्काउंट ना कहें तो इंटरेस्ट है, जैसे रेंट है, इस तरह के मान लीजिए अभी अमाउंट हमें मिला नहीं है, दैट मीन्स अक्रूड है या फिर अर्न है। अब क्या है, ये हमारी एसेट्स है क्योंकि पैसे मिला नहीं है, रिसीवेबल है, तो इसकी जर्नल एंट्री फिर वही आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर रिवर्सल एंट्री 4 आइटम्स की होंगी, किसकी? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड भी। अक्रूड को अर्न भी कहा जाता है। तो अक्रूड की एंट्री आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी एट द एंड ऑफ द ईयर? अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, नॉट एक्सपेंसेस, आई वुड से अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट क्योंकि ये इनकम है, ये टू इनकम अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। और नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? रिवर्सल एंट्री, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम अकाउंट। अरसन में या अर्न भी लिख सकते हैं आप, इसको उपार्जित भी कहते हैं। और यदि मान लीजिए अर्न इनकम जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगी, और यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में तो आना ही है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में रिलेवेंट इनकम में प्लस हो जाएगी। क्या करेंगे आप? उसे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। और यदि रिलेवेंट इनकम नहीं दी गई है तो सेपरेटली आप लिख दीजिए बाय अक्रूड इनकम, बाय अक्रूड रेंट, बाय अक्रूड कमीशन या अर्न कमीशन, अर्न इंटरेस्ट, इस तरह से आप क्रेडिट कर दीजिए, सिंपल। फिर उसके बाद में मतलब अभी आपको सिर्फ समझा रहा है कि इस तरह करना, वो जब न्यूमेरिकल आएगा तब आपके सामने और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से करें, ठीक है। चलो ये एक्चुअली थ्योरिटिकल पार्ट है आपकी बुक में, जैसे आप थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लें समायोजना यानी एडजस्टमेंट वाले चैप्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अनअक्रूड, ठीक है, अनअर्न्ड भी कहते हैं इसको। ये क्या मतलब क्या है? ये एडवांस रिसीप्ट, प्रीपेड क्या था, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, एडवांस रिसीव्ड हो गई तो अनअर्न्ड। अब ये क्या है? लायबिलिटी हमारी। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि यदि मान लीजिए क्लोजिंग डेट तक हमने वर्क नहीं किया, बिजनेस ओवर हो गया, बंद कर दिया, तो ये पैसे हमें वापस करने पड़ सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। अब या जब तक हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देते तब तक ये लायबिलिटी ही है। तो ट्रायल इसकी भी वही है आपकी जनरल एंट्री भी कैसी हो जाएगी? क्योंकि लायबिलिटी का आइटम है, अनअर्न्ड इनकम है, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, और रिवर्सल एंट्री जैसे जिसका डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट करना। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है तो बैलेंस शीट बाहर दिया मतलब एडजस्टमेंट में दिया है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तो लिखेंगे, साथ में आपके जो अनअर्न्ड इनकम है, क्योंकि आपने एडवांस ले लिया था तो यहाँ जैसे अक्रूड को हम प्लस करते हैं तो अनअर्न्ड को क्या करेंगे? माइनस। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि उस रिलेवेंट ईयर की इनकम नहीं है जिसका हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। अक्रूड को क्या किया? प्लस कर दिया, तो अनअक्रूड या अनअर्न्ड को क्या कर देंगे? हम माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इस तरह से ये 4 एंट्रीज जो हैं वो आपकी रिवर्सल एंट्री होंगी। चलिए द नेक्स्ट वन इज डेप्रिशिएशन। हालांकि ये इतना बढ़िया चैप्टर है ये कि सेपरेट ही आपके एक चैप्टर है और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सम करेंगे, लेकिन
फिलहाल आप इसे हल्का फुल्का समझ लें कि डेप्रिसिएशन है क्या, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यू टू लैप्स पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू वेयर एंड टीयर। ये मूल्य ह्रास भी कहा जाता है इसको, या अपकर्ष, आरक्षण, घटौती, घिसारा, आरक्षण कई नाम से जानते हैं इसको। अब यहाँ पे बेसिकली दो वर्ड से बना, डी एंड सेकंड वन इज पर्टियम। तो डी की मीनिंग होती है डिक्रीज, डी की मीनिंग क्या है, डिक्रीज, और पर्टियम की मीनिंग है इन द वैल्यू। सो डी किससे बना है, डी पर्टियम, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। ये इसका अपोजिट क्या होता है, एप्रिसिएशन। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन जब इसकी कहानी पूरी हम कब उस चैप्टर में पढ़ेंगे, आप ये मान के चलिए कि एसेट्स, जैसे भैया आपने मान लीजिए कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर परचेज़ की और 4-5 साल उसको आपने बाकायदा खूब चलाया, और उसके बाद अब आप इसे सेल करना चाहते हैं, तो क्या वो उतनी ही प्राइस में जाएगी जितने में ख़रीदी थी? बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए की 4 व्हीलर परचेज़ की, और जब आप रीसेल कर रहे हैं, वापस बेच रहे हैं किसी को, मान लीजिए 220 में जा रही है, हालांकि सच्चाई है कि और उससे भी कम में जाएगी। तो ये जो मान लीजिए 220 में गई, 2,20,000 में, तो डिफरेंसिंग अमाउंट कितना आ गया, 80,000। तो ये 80,000 रुपये उस 5 ईयर्स का क्या कहलाएगा, डेप्रीशिएशन। अब क्या हो रहा है, डेप्रीशिएशन जो है लॉस है, परमानेंट लॉस है, ये होकर ही रहता है इसे रोका नहीं जा सकता। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रिवर्सल एंट्री नहीं होगी इनकी, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर जरूर होगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो ये डेप्रीशिएशन जितना हुआ वो कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब ट्रायल बैलेंस के यदि मान लीजिए अंदर दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, बाहर दिया मीन्स एडजस्टमेंट में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में तो जाएगा ही जाएगा। इसके बाद वो बैलेंस शीट की एसेट्स में रिलेवेंट असेट साइड, रिलेवेंट एसेट्स में से माइनस भी होगा। जो आपकी रिलेवेंट एसेट्स है जितनी की हैं उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करने के बाद नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स अमाउंट के कॉलम में लिखी जाएगी। समझ में, चलिए तो ये डेप्रिसिएशन है। फिर है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर ब्याज है। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे इसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन ले रहा है इस कैपिटल पे इंटरेस्ट, प्रोप्राइटर ले रहा है। तो कहाँ जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ये जो फॉर्मेट बनाया था ना हमने बैलेंस शीट का, तो उसमें कैपिटल में ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, जिस तरह से प्रोप्राइटर साहब कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बिजनेस कहता है कि साहब ये जो आपने ड्राइंग्स करके रखी है, यदि आप ये पैसे बैंक से लेते तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता, वही इंटरेस्ट बिजनेस को चाहिए। तो बिजनेस के लिए क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम प्रॉफिट की तरह कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। और कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट में। अब इसके दो तरीके हैं, बैलेंस शीट में या तो आप जो है ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर दें, जो ऐड करने के बाद में जो अमाउंट आता है वो कैपिटल में से माइनस कर दें, एक तरीका। और उससे भी अच्छा हल्का फुल्का सरल तरीका ये है कि आप कैपिटल में से ड्राइंग्स भी माइनस कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस कीजिए, नेट प्रॉफिट ऐड कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कीजिए, और जो रिजल्ट आता है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अमाउंट के कॉलम में लीजिए। सिंपल। चलिए तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स किस पे, जनरली जो है डेप्टर्स जो है 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन से, अच्छे, बुरे और बहुत बुरे, ऐसा नहीं होता, अच्छे, बुरे और संदिग्ध, मतलब गुड, बैड और डाउटफुल। ठीक है, अब गुड डेटर्स ये तो अच्छे ही हैं कि भाई आपका जो है
पैसे वक्त पे दे रहे हैं या वक्त से पहले दे दिए, जो उन्होंने वादा किया था उस समय पे या उसके पहले ही दे दिया, तो दे आर गुड डेटर्स, ठीक है, बुक डेब्ट्स भी कहते हैं। और डाउटफुल क्या है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और या फिर नेक्स्ट वीक, इस तरह की बातें कर रहे हैं तो डाउटफुल। बैड डेब्ट्स क्या हैं, जो हम श्योर हो गया कि अब ये पैसे नहीं देंगे, सो दे आर बैड डेब्ट्स। अब क्या किया जाए इनको, तो इनके साथ में ये किया जाए, क्या किया जाए वो तो बात की बात है, पहले एज एन अकाउंटेंट्स आप क्या करेंगे वो, तो यहाँ पर इन बैड डेट्स जो हुए हैं, यदि उनको ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से वो अकाउंट्स के अंदर आगे उनका लेज़र बन चुका है, तो ये बैड डेट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर, ठीक है। और यदि बैड डेट्स जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपकी जो एसेट साइड बैलेंस शीट के एसेट्स में डेप्टर्स में से माइनस भी होगा, हर असल में डेप्टर्स में से माइनस भी होगा। चलिए उसी प्रकार से डेप्टर्स पे हम डिस्काउंट का प्रोविज़न भी कर सकते हैं, उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो उन्हें तो हम बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देंगे जो पैसे नहीं दे रहे, जो बैड डेब्ट्स हो गए हैं, क्या हम उन्हें डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल डेप्टर्स हैं उस टोटल डेप्टर्स में से, टोटल बुक डेप्ट्स में से बैड डेप्ट्स माइनस कर लेंगे जो एडजस्टमेंट में दिए गए, फिर बैड डेट्स प्रोविज़न माइनस कर लेंगे जो एडजस्टमेंट में दिया गया है, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे हम डिस्काउंट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का कैलकुलेशन करेंगे, जो आपके क्वेश्चन में परसेंटेज बाय दिया रहेगा कि एट द रेट ऑफ 5%, 7.5%, जो भी क्वेश्चन में दिया। तो इस तरह से दोनों अमाउंट माइनस करने के बाद जो आएगा उस पर हम ये डिस्काउंट का प्रोविज़न करेंगे। अब कहाँ लिखेंगे इसे डिस्काउंट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और बैलेंस शीट में एसेट्स में डेप्टर्स में से माइनस भी करेंगे। समझ में? अच्छा, और सुनिए, यहाँ पर बैड डेब्ट्स प्रोविज़न की बात करें। यदि बैड डेब्ट्स प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं, बैड डेब्ट्स से रिजर्व भी कहते हैं कि साहब हमें अंदेशा हो गया था कि साहब इतने जो डेटर्स हैं, लास्ट ईयर की बात यदि हम करें कि साहब इतने डेटर्स पैसे नहीं देंगे, तो हमने प्रोविज़न कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनमें से बहुत लोगों ने पैसे दे दिए। तो जो बचा हुआ प्रोविज़न है वो आप कहाँ शो हो रहा है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड यदि मान लीजिए आपका बैड डेट्स प्रोविज़न दिया है, तो उसके दो तरीके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जो करेंट ईयर में आप जो बना रहे हैं जिस ईयर का जो एडजस्टमेंट में, उस बैड डेट्स प्रोविज़न में से उस ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स प्रोविज़न को माइनस करें। चलिए यदि मान लीजिए आपने जो बैड डेट्स प्रोविज़न बनाया उसका अमाउंट मान लीजिए 10,000 रुपीज़ है, और जो पहले से क्रेडिट साइड है वो 7,000 है, तब तो ठीक है, 10 में से 7 माइनस हुआ, डेबिट में आपने 3,000 लिख दिया। लेकिन यदि मान लीजिए जो आपने प्रोविज़न बनाया वो 10,000 है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो 15,000 है, तब आप क्या करेंगे भाई, माइनस में तो लिखेंगे नहीं, मैथ्स का कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे कि हमने -5,000 लिख दिया। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स प्रोविज़न दिया है उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में कहाँ लिख दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आप लिख दीजिए बाय बैड डेट्स प्रोविज़न, ब्रैकेट में होल्ड प्रोविज़न, अमाउंट के कॉलम में 15,000, 15,000 रुपये। और जो नया प्रोविज़न आप बना रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी गई थी, जो कैलकुलेशन करने पर 10,000 रुपीज़ आया, तो डेबिट में आप लिख दीजिए टू बैड डेट्स प्रोविज़न, ब्रैकेट में न्यू 10,000, बस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। क्रेडिट में 15 है, डेबिट में 10 है, एडजस्ट हो गया। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आ रहा समझ में? तो इस तरह से यदि मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स प्रोविज़न लिखा है और जनरली ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट साइड ही होगा, तो आप कहाँ लिखेंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, बिल्कुल आँख बंद करके आप लिख दीजिए कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। और जो नया प्रोविज़न आपको बनाना है एडजस्टमेंट में दिया गया
वो कहाँ लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेट, चाहे कम हो या ज़्यादा हो आप लिखिए, अपने आप आपका आंसर ठीक ठाक आ जाएगा। ठीक ठाक मतलब श्योरली करेक्ट आएगा। क्लियर है ये? चलिए इस तरह से है। हालांकि उसी प्रकार से क्रेडिटर्स का डिस्काउंट भी है। यदि मान लीजिए आपके जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने जो है आपको डिस्काउंट दे रखा है कि भाई इतना मत दीजिए आप ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स हैं सपोज 2 लाख के, 2 लाख रुपए के, और जब आप उन्होंने कह दिया कि काम कीजिए आप 1,90,000 का पेमेंट कर दीजिए, 10,000 रुपये आप मत दीजिए, तो ये 10,000 रुपीज़ क्या हो गया हमारे लिए इनकम प्रॉफिट की तरह है, प्रॉफिट ही है। कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 10,000। और ये जब बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो क्रेडिटर्स में 2 लाख माइनस डिस्काउंट 10,000 करके नेट अमाउंट के कॉलम में 1,90,000 लिखते हैं। आर में चलिए एक और है आपका इंश्योरेंस कंपनी पे गुड्स, जब आपका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है, एग्री हो रही है कि साहब इतना हम देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा, इसको तो आप बिना बोर्ड के समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। यदि मान लीजिए आपका गुड्स लॉस्ट यानी लॉस बाय फायर, जो गुड्स लॉस्ट हुआ है सपोज है वो 50,000, 50,000 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया है या एग्री हुए हैं कि साहब हम इतने रुपए देंगे, एग्री फॉर क्लेम, वो है 38,000। क्लियर है? ऐसे ही होगा। क्यों? ऐसा तो होगा नहीं कि यदि मान लीजिए आपके या किसी के बिजनेस में जो है मान लो लॉस बाय फायर होगा 50,000, और वहाँ का एक एम्प्लॉय जो है इंश्योरेंस कंपनी जाता है और कहते हैं साहब हमारे यहाँ आग लग गई है और 50,000 रुपये का माल जल गया है। इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तुरंत 50,000 रुपये का एक चेक इशू कर देते, बोलते ठीक है जाओ ले जाओ। क्या ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे GIC कहते हैं, वहाँ से उनका एक वैल्यूअर या सर्वेयर भी बोलते हैं उसको, कि सर्वे करने आएंगे साहब, ये देखेगा कि किस तरह से आग लगी, पिक्स वगैरह भी चाहिए, फिर यदि वीडियोस हों तो वीडियोस भी, इसलिए आप देखते हैं ना कि जब कहीं बिजनेस में आग लग जाती है तो वीडियोस और पिक्स तो पहले ही लोग बना लेते हैं। तो इस तरह से वो देखेगा कि सब आपका स्टॉक कितने का था, उस दिन कितना था, फिर किस एरिया में आपके यहाँ पे लॉस बाय फायर हुआ है, वहाँ कितना गुड्स रखा हुआ था। हफ्ते 10 दिन के बाद में वो वैल्यूएशन करके बताता है कि नहीं साहब वो आपका 50,000 50,000, ये जस्ट एग्जांपल, इट मे बी ₹5 लाख और 50 लाख 50,000 रुपये का नहीं 38,000 का लॉस हुआ है। और हम बोलते चलो भैया ठीक है, आप बोल रहे हो 38 है, चलो 38 ही दे दीजिए। तो एग्जैक्टली मान लीजिए 50 का हुआ, इंश्योरेंस कंपनी आपको 38,000 दे रही है, तो अब एक्चुअल लॉस कितने का कहलाएगा आपके लिए, बिजनेस के लिए डिफरेंसिंग अमाउंट 12,000 का। अब आप कहाँ क्या लिखेंगे, तो देखिए ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक तरीका तो ये है कि आप डेबिट में लिखें टू परचेस और लेस कर दीजिए लॉस बाय, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक, और उसके नीचे एक आइटम लिख दीजिए बाय लॉस बाय फायर, कितने का, तो आप कह रहे थे साहब ये 50,000 का है, 50,000। क्लियर है ये? चलो फिर नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दीजिए टू लॉस बाय फायर, और अब आपका डिफरेंसिंग अमाउंट कितना आ रहा था, क्योंकि 38,000 तो उन्होंने मान ही लिए कि सब हम 38,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, 38,000 देंगे तो आप एग्जैक्टली लॉस कितना करा है 12,000 का। तो डेबिट में क्या लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 12,000,
और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट, ठीक है, कितना लिख देंगे तो आपको कितना हो रहा है 38,000 उन्होंने बात की है, साथ 38,000 हम आपको दे देंगे। तो इस तरह से ये एंट्रीज होंगी आरासन में, ये लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर की, क्लियर है ये। और ना सिर्फ इस तरह से जब भी इंश्योरेंस का मैटर आएगा तो यही लिखेंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट माल का इस्तेमाल कहते हैं कि प्रोप्राइटर बिजनेस प्लेस से गुड्स चला गया लेकिन जो परचेज़र है वहाँ तक नहीं पहुँचा है, और पहुँच जाएगा मतलब एक दिन, लेकिन ये इसी ड्यूरेशन में क्लोजिंग डेट भी आ गई 31 दिसंबर या 31 मार्च आ गया, तो ये गुड्स कहलाता है गुड्स इन ट्रांजिट। तरीका इसका ये है कि बैलेंस शीट की बोथ साइड आप लिख देंगे गुड्स इन ट्रांजिट, असेट्स लायबिलिटीज, या वहाँ नहीं लिखना चाहे तो नीचे बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट के फॉर्म में आप लिख दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट अमाउंटिंग रुपीज़। आर सिंपल है ये। फिर है मैनेजर्स का कमीशन। मैनेजर के कमीशन जब आपको सम्स आएंगे तब और क्लियर होगा कि किस तरह से, यदि मान लीजिए बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन वर्ड यूज़ किया गया है तो आपका क्रेडिट बैलेंस इनटू रेट अपॉन 100 का फार्मूला लगेगा, और आफ्टर चार्जिंग द मैनेजर्स कमीशन इस तरह की वर्डिंग यूज़ की है तो क्रेडिट बैलेंस या फिर बैलेंसिंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फार्मूला फिर होगा। कैसे होगा वो जब हम सम्स करेंगे तब आपको क्लियर होगा आरासन में। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हैं, और भी 2 4 6 8 जितने भी एडजस्टमेंट आएंगे न्यूमेरिकल्स में वो आपको और क्लियर कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये तो आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब और क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि किस तरह से ये एडजस्टमेंट क्या अमाउंट को हमें फिट करना है आरासन में। चलिए तो आज के लिए बस नहीं, बाकी आप नेक्स्ट आपकी फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाली। ओके, थैंक यू।